आ रही होगी। यहाँ से जा रहा हूँ मैं सेटिंग्स में। और सेटिंग के अंदर पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर मैं यहाँ पर ऐड करवाऊंगा पांडास। और ये मैंने पैकेज इंस्टॉल कर पे क्लिक कर दिया तो पैकेज मेरा यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन हो सकती है। मैं दोबारा उस पर आ जाता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि पहली दफ़ा ये इंस्टॉल हो रहा है। तो इंटरनेट से डाउनलोड होगा पहली ये। इस प्रोजेक्ट में दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट अगर आप बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे और नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपको दोबारा से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप सिंपली ये करें कि एक दफ़ा इसे शुरू में इंस्टॉल कर लें, फिर दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो चल रहा है थी, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि पांडास में आप सिर्फ एस भी इंक्लूड करें, सिर्फ पांडा ना लिखते हैं, पांडास आपने इसमें करना है। तो फिर ये कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो इंस्टॉल होगी और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ये पैकेज तो इंस्टॉल हो गया। ये विंडो को हम बंद कर देते हैं। तो हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, अब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा हूँ इंपोर्ट पांडास। तो ये पैकेज हमारे पास इंपोर्ट हो गया। हम यहाँ पर कोई भी बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा माई डेटा सेट। और इसके अंदर मैंने एक पल जो है वो एक डिक्शनरी बना ली मैंने। इसमें मैंने लिखा कार्स। और कार्स के अंदर मैंने कुछ कार्स के नाम लिख दिए। मिसाल के तौर पे सुजुकी और होंडा और निसान, ये तीन हमने यहाँ पर नाम लिख दिए। अच्छा, और इनका मॉडल कौन सा है ये हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई ये सुजुकी जो है वो 1986 की है। और होंडा जो है वो 2010 की है। और निसान जो है वो 1974 की है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने डेटा सेट बना लिया है जो कि बेसिकली कुछ डेटा मौजूद है, कार्स के बारे में डिटेल मौजूद है और उनका मॉडल कौन सा है ये मौजूद है। फिर अगला काम मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए, आप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई वेरिएबल। और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ पांडास डॉट डेटा फ्रेम। अच्छा, डेटा फ्रेम जो है वो इसका एक तरीकेकार है जिसकी मदद से हम डेटा को लोड करवाते हैं। वो आगे अभी डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल आप सिंपल यहाँ पे माई डेटा सेट लिखते हैं और फिर अगर यहाँ पे आप प्रिंट करवाते हैं माई वेरिएबल को और कोड का आउटपुट चेक करें तो वो जो हमने बनाया हुआ है डेटा, तो आप देख रहे हैं कि ये एक 2 डायमेंशनल फॉर्म में हमें इस तरह दिखा रहा है। एक्चुअली ये एक टेबल सा है जिसमें एक कॉलम बन गया है कार्स के नाम से और एक बन गया है मॉडल्स के नाम से। और 3 रॉज बन गई हैं, सुजुकी, होंडा, निसान।
और उनके मॉडल नज़र आ रहे हैं 1986, 2010 एंड 1974। तो पांडास का इस्तेमाल जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली अब होने लगा है, और इसका बड़ा एडवांटेज होता है हमें। इसकी मदद से जो है असल में कोड डेटा जो होता है हमारा, उसकी हम एनालिसिस करते हैं, उसको क्लीन करने का काम करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटीज हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं ये डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म करने के लिए। बड़ी यूजफुल लाइब्रेरी है, बहुत पॉपुलर है, और लोग इसका बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो जैसे मैंने अभी बताया, भी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये फंक्शंस जो हैं इनका बेसिकली इनका पर्पस होता है डेटा की एनालिसिस करना, उसको क्लीन करना, उसको एक्सप्लोर करना, और उसको चेंजेस वगैरह करना, मैनिपुलेट करना उसको। इन सारे कामों के लिए पांडास का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नॉर्मली डेटा के बारे में हमें ये मालूम करना हो कि डेटा के अंदर किसी दो कॉलम्स के दरमियान कोई कोरिलेशन है या नहीं है, या उनका मैक्सिमम मिनिमम या एवरेज वैल्यू वगैरह मालूम करनी हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसे हम। तो मज़ीद इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो आप इसी कोड में थोड़ा सा चेंज अगर ये कर लें कि जैसे कि हमने नमपाई वगैरह इस्तेमाल करके भी किया था, नॉर्मली पांडास को पीडी करके हम इंपोर्ट करते हैं, तो आप फिर यहाँ पे पीडी करके करेंगे तो ये फिर रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, सेम आएगा। बस उसमें थोड़ा एडवांटेज ये होगा कि अब आपको पूरा पांडा इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। आप बड़े आराम से जो है वो पांडा का वर्जन चेक कर सकते हैं कि भाई ये कौन सी वर्जन की लाइब्रेरी हमारे पास इंस्टॉल है। तो अगर आप यहाँ पे अंडर स्कोर वर्जन चेक कर लें पांडा का, pd डॉट वर्जन, आपको फिर इसका वर्जन पता चल जाएगा कि कौन सा वर्जन आपके पास इंस्टॉल है। इस वक्त हमारे पास 1.3.5 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, उस पे हम काम कर रहे हैं, और ये वर्जन जो है हम यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट वर्जन हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, वो आप यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें पांडास के अंदर ना दो हमारे पास चीज़ें होती हैं, या तो हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर सीरीज को, या हम इसमें इस्तेमाल करते हैं डेटा फ्रेम को, ये काम करने के लिए, डेटा वगैरह की एनालिसिस करने के लिए। तो पहले सीरीज को देख लेते हैं। सीरीज जो है ना, उसको आप समझ लें जैसे कि कोई कॉलम होता है ना टेबल में, तो उसको हम पांडास में सीरीज कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक वेरिएबल है ए, कोई एरे है समझ लें, और उसमें कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि 10, 70 एंड 20। अब इसको एक कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि माई सीरीज, और मैंने लिख दिया जनाब पीडी डॉट सीरीज डॉट, सॉरी, पीडी डॉट सीरीज, और उसमें ए पास कर दिया। उसके बाद अगर मैं प्रिंट करवा दूं माई सीरीज को, तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। ऊपर वाला कोड जरा मैं कमेंट कर देता हूँ, बाद में आप इसको अनकमेंट करके चला लीजिएगा जब मैं कोड शेयर करूंगा। तो अभी देखें, अगर मैंने माई सीरीज को प्रिंट करवाया है तो उसका ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ये कॉलम बना देगा 10, 20, 70 एंड 20। डेटा टाइप इंटीजर 64 है, और ये रॉ इंडेक्स भी यहाँ डिफाइन हुआ है 0, 1, 2। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? फिर आप चाहें तो इसमें से किसी एक को भी प्रिंट करवा के देख सकते हैं सीरीज का। वैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्रिंट करवा दूं माई सीरीज 0, तो ये यहाँ पर आपको पहली जो वैल्यू है यानी कि 10 प्रिंट करके दे देगा। अगर 1 करेंगे तो दूसरी वैल्यू प्रिंट करके दे देगा 70। अगर 2 कर देंगे तो तीसरी वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। तो आप बड़े आराम से इस सीरीज को हैंडल कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ, समझ लें एक एरे है जिसमें 0 इंडेक्स पे पहली वैल्यू है, 1 इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू है, और सेकंड इंडेक्स पे तीसरी वैल्यू। जितनी भी वैल्यूज होंगी उस हिसाब से ये सीरीज इस्तेमाल हो सकती है। बाकी
आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो सीरीज है इसमें इंडेक्स की जगह जो 0 1 2 3 आ रहा है ना, वो आप कुछ और डिफाइन कर दें। मिसाल के तौर पे ये जो सीरीज है यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखूं, इंडेक्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं ऐसे डिफाइन कर दूं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो अब जो इंडेक्स बना है वो एक्चुअली कुछ इस किस्म का बन जाएगा, यानी 0 की जगह एक्स आ जाएगा, वाई की जगह 1 की जगह वाई आ जाएगा। अच्छा, आप इसको इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं 2 करके, या यहाँ पे आप चाहें तो एक्स भी लिख सकते हैं, तो उससे भी सेम वही यानी कि वो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि एक्स को वो फिर 0 ही कंसिडर करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है भाई, क्या कर रहा हूं मैं? आवाज सही नहीं आ रही? हाँ भाई, मेरी आवाज सही आ रही है? क्या एक्सप्लेन कर दूं भाई? देर से आओगे तो बार बार थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा, अब रिकॉर्डिंग देखना। मैं कह रहा हूँ कि वो आवाज सही आ रही है? चले, तो पांडास की हम बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि एक चीज इसमें सीरीज होती है और एक होता है डेटा फ्रेम। पहले हम जरा सीरीज को देख रहे थे, तो सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है ना वो किया ये कि सिंपल 1 डायमेंशनल एरे हो हमारे पास, तो हम सीरीज की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिक्शनरीज वगैरह को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास एक ही कॉलम हो, इस तरह का डेटा हो, तो उसके लिए तो सीरीज इस्तेमाल होती है। लेकिन ये कि अगर दो या दो से ज्यादा कॉलम्स हो जाएं, तो फिर हम जो है ना वो फिर डेटा फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हैं। डेटा फ्रेम्स में एक्चुअली ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, और उनको हम इस्तेमाल करके अपने डेटा के ऊपर उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाए, मिसाल के तौर पे हम जो है ना वो ये करें कि जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में भी हमने देखा था कि हमारे पास डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। डेटा किस तरह का डिफरेंट है? जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास जो डेटा है असल में वो कुछ इस तरीके का है कि मुझे जो है ना वो बताया गया है कि भाई स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नेम है, और स्टूडेंट नेम क्या है भाई? स्टूडेंट नेम मेरे पास है जनाब सलीम, वसीम, और नसीम। अच्छा, और उनकी जीपीए है, और वो क्या है आपके पास? 2.5 2.8 3.1। तो अब ये इस तरह का डेटा है मेरे पास, जो कि एक 2 डायमेंशनल डेटा है। तो अब इसके लिए जनाब हम फिर जो बनाएंगे वो बनाएंगे डेटा फ्रेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और फिर जो है वो डेटा फ्रेम के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये डेटा पास कर देंगे। उसके बाद आप चाहें तो इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा के चेक कर सकते हैं। आउटपुट में आपको ये डेटा नज़र आ जाएगा, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट की जीपीए, इस तरीके से। ठीक है, ये अभी तो सिर्फ इंपोर्ट रिलेटेड डिस्कशन हो रही है कि भाई बेसिकली जिस तरह का डेटा होगा तो उस पर सीरीज अप्लाई होगी, या रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसके लिए आप जो है वो आ, फिर डेटा फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से किसी इंडेक्स को अगर मैं एक्सेस करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया प्रिंट और डीएफ करके मैंने इसमें डिफाइन कर दिया 0,
तो df0 से क्या मुराद है? df0 एक्चुअली करेगा ये कि एरर जनरेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल डेटा है। सीरीज में तो ये चल जाएगा, सीरीज में ये काम हो जाएगा, डेटा फ्रेम में नहीं होगा। इसमें आपको एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है लॉग का। लॉग का फंक्शन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो पहली जो रॉ है ना वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन अगर मैं कमेंट कर दूं और ऊपर फिर नीचे वाली लाइन का आउटपुट चेक करूं, तो ये मुझे बता रहा है कि पहली रॉ के अंदर स्टूडेंट नेम सलीम है और स्टूडेंट की जीपीए 2.5 है। नेम जो है वो इंटीजर नेम जो है ना, वो एक्चुअली इसमें कुछ नहीं रखा हमने, और इसकी डेटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो लॉक अगर आप 1 या 2 डिफाइन करेंगे तो आपको पहली या दूसरी रॉ मिल जाएगी, ठीक है। यानी ये जो आपको मिला है ना, ये जो df डॉट लॉक है, ये एक्चुअली एक सीरीज है। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको s वेरिएबल में स्टोर करवा लेता, df डॉट लॉक 0, तो असल में ये s जो है ना वो उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। s खुद एक सीरीज है, ठीक है। यानी एक्चुअली जो डेटा फ्रेम होता है हमारा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लॉक है ना, ये काफी जो है ना वो पावरफुल किस्म का फंक्शन है इसके अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर। इसमें क्या होता है कि आप जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की अप्रोचेस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिंपली जो है ना वो करता ये हूँ कि 0,1 कर देता हूँ। तो 0,1 का मतलब है कि अब ये जो है ना वो हमें ना सिर्फ ये कि जीरो वाली रॉ रिटर्न करेगा, बल्कि हमें ये 1 वाली रॉ भी रिटर्न कर देगा। यानी 0, 1 दोनों हमने रिटर्न करवा दिया। अगर मैं 0,2 लिख दूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये 0 रॉ भी रिटर्न कर रहा है और 2 भी रिटर्न कर रहा है। अगर मैं 0,1,2 कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये हमें तीनों रॉज रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप इस तरीके से इंडेक्सेस बता सकते हैं, ये आप इसको कह सकते हैं कि ये एक्चुअली हम एक लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस डिफाइन कर रहे हैं, कि जो जो इंडेक्स आप इस तरह इसमें प्रोवाइड करेंगे तो वो रिजल्ट पे आपको नजर आ जाएगा, या आप किसी वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही भाई मेरी बात? हम्म। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि हमारे पास ना कोई CSV फाइल होती है, तो CSV फाइल को हम रीड करते हैं और रीड करने के बाद उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो किसी भी किस्म की अगर हमारे पास कोई CSV फाइल हो तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ना एक CSV फाइल मेरे पास कुछ एग्जांपल से पड़ी हुई है, तो वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अ, वो बस मेक श्योर ये करिएगा कि जो भी आपकी CSV फाइल है ना, वो उसी फोल्डर में पड़ी हुई हो जिस फोल्डर के अंदर आप ये सारा काम कर रहे हैं ना, ठीक है, ताकि ये कि एक्सेस हो जाए वो। तो मेरे पास एक डेटा डॉट CSV फाइल है, उसी फोल्डर में पड़ी हुई है, मैंने सेव कर दी है। तो उसको आप ओपन कैसे कर सकते हैं? बड़ा आसान तरीका है। उसके लिए डेटा फ्रेम के अंदर एक फंक्शन होता है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि ये कोड यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो है वो कमेंट कर दिया है। अच्छा, आप देखिए मैं यहाँ पर अपनी जो है ना वो CSV फाइल रीड करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं लिख रहा हूँ df इक्वल्स टू pd डॉट रीड CSV, और इसमें मैंने लिख दिया डेटा डॉट CSV। डेटा डॉट CSV एक्चुअली एक CSV फाइल है मेरे पास, जो कि
उसी फोल्डर में मौजूद है जिस फोल्डर के अंदर मेरा ये पाइथन का जो है ना वो कोड लिखा हुआ है मेन डॉट पाई, उसके अंदर ये फाइल है। अच्छा, उसमें डेटा क्या क्या है चेक कर लेते हैं। आप सिंपली ये करें कि प्रिंट करवा दें। किसको प्रिंट करवा दें? आप प्रिंट करवा दें जनाब, ये जो हमारा फ्रेम है इसको आप टू टू स्ट्रिंग में अगर हम कन्वर्ट करा के प्रिंट करवा दें तो आप देखेंगे कि वो जो हमारा डेटा है ना वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ये डेटा हमारे पास कुछ इस किस्म का है कि इसमें ड्यूरे किसी स्टूडेंट पेशेंट्स का डेटा है कि भाई ड्यूरेशन, पल्स, मैक्सिमम पल्स कितनी गई, कैलोरीज कितनी है, तो किसी इस तरह का डेटा हमारे पास है। तो इसमें तकरीबन हमारे पास जो है ना वो 168 रॉज है। तो ये डेटा हमारे पास CSV फॉर्म में पड़ा हुआ था, हमने उसको रीड किया और रीड करके अपने डेटा फ्रेम में रख दिया। ठीक है, तो इसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर टू स्ट्रिंग ना करें, आप सिंपली DF को प्रिंट करा दें तो जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा, लेकिन वो कुछ इस तरह नहीं दिखाएगा आपको, बल्कि वो बीच में कुछ चीजें स्किप कर देगा और आपको बता देगा कि टोटल 169 रॉस हैं और 4 कॉलम। तो टू स्ट्रिंग करने से फायदा ये होता है कि वो पूरा जो डेटा है ना वो एक साथ पूरा प्रिंट करके आपको दिखा देता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा फ्रेम के अंदर, और उसकी मदद से आप जो है ना वो डेटा को बेसिकली एनालिसिस उसकी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास जेसॉन फॉर्म में भी डेटा मौजूद हो तो वो भी आप बाय यूजिंग पांडास एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जेसॉन फॉर्म में अगर डेटा आपको मिल जाए तो वो आप कैसे रीड करेंगे? तो जनाब उसका तरीका ये है कि कमेंट क्यों नहीं हो रहा भाई है। तो जेसॉन फॉर्म क्या होती है? जेसॉन फॉर्म जो है ना वो भी डेटा इजीली अवेलेबल होता है हमारे पास। तो इसी डेटा को अगर मैं जेसॉन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके लिए बस फंक्शन, आपको कोई डिम्पल कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल डेटा पास कर दें तो वो आप डेटा फ्रेम लिख के उसमें जो जिस वेरिएबल में डेटा है ना उसमें आप लिख दें तो वो जेसॉन फॉर्म भी रीड कर लेता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एनालिसिस किस तरीके से होती है, एक दफा आप डेटा रीड कर लें तो देखिए, मिसाल के तौर पे ये डेटा मैंने रीड किया हुआ है। हाँ, डेटा डॉट CSV मैंने रीड करी हुई है। तो आप डिफरेंट किस्म के फंक्शन है डेटा फ्रेम में जो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे DF प्रिंट करने से तो सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लिखूं DF डॉट हेड और फिर इसमें कोई इंडेक्स पास कर दूं, जैसे मैंने इसमें पास कर दिया 10, तो आप देखेंगे कि ये करेगा क्या कि शुरू के 10 रॉस को प्रिंट कर देगा, शुरू की 10 रॉस को। ठीक है, मैंने हेड लिख के जो, क्योंकि उसमें 10 पास किया है तो वो शुरू की 10 रॉस को प्रिंट करता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिंपल हेड लिख दूं फिर क्या होगा? ऐसे ही हेड में मैंने कुछ पास ही नहीं किया। तो अब डेटा फ्रेम ये करेगा कि अपनी मर्जी से 5 रॉस जो है ना वो प्रिंट कर देता है। वो समझता है कि टॉप 5 जो है ना वो बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू है। अच्छा, हेड की तरह जो है वो आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा फ्रेम डॉट टेल का फंक्शन। टेल का फंक्शन आखिरी रॉज जो है ना वो प्रिंट कर देगा, आखिरी की 5 रॉज। अगर मैं इसमें कोई वैल्यू भेज दूं तो वो आखिरी की 10 रॉज प्रिंट कर देगा।
भाई मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? तो इसमें हेड का भी फंक्शन होता है और टेल का भी फंक्शन होता है, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा फिर अ, इसके अलावा आप अगर सिंपल यहाँ पे करें ये कि अ, आप डेटा फ्रेम डॉट इन्फो का फंक्शन कॉल कर लें, तो आपको डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि एक्चुअली आपका जो डेटा है उसमें 169 एंट्रीज हैं, 0 to 168, 4 कॉलम्स हैं। फिर ये कि ये जो कॉलम्स हैं इनकी डेटा टाइप क्या है, और फिर ये कि कितनी मेमोरी ये यूटिलाइज कर रहा है डेटा आपका। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा अब पांडास के अंदर जो है वो डिफरेंट जो चीजें हैं, वो सबसे पहला जो काम हम इसमें करते हैं ना पांडास की मदद से, वो कहलाता है जनाब क्लीनिंग। क्लीनिंग का प्रोसेस इसमें इस्तेमाल होता है सबसे पहले। किसी भी किस्म का डेटा हमें मिल गया तो अब उसमें उसको क्लीन करते हैं। तो क्लीन का प्रोसेस क्या होता है? क्लीन का प्रोसेस ये है कि जैसे कोई डेटा एम्प्टी है, मिला नहीं आपको, खाली रह गया, गलत फॉर्मेट में है, गलत है या डुप्लीकेट हो रहा है, तो पांडा लाइब्रेरी जो है ना उसकी मदद से आप उसको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखिए अगर आप हमारे पास जो है ना वो जो डेटा था हमारे पास, उसको अगर मैं दोबारा से आपको प्रिंट करके दिखाऊं, तो मैं टू स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो ये डेटा है हमारे पास ना जो हमने रीड किया। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो डेटा है इसमें कहाँ कहीं कहीं पे आपको NaN लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये डेटा ये शायद हमें मिला नहीं, या ये कि ये मिस हो गया, रिकॉर्ड होने से मिस हो गया। तो इस तरह का डेटा जो होता है ना वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो जब हम उसकी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है कि भाई ये जो है ना वो डेटा तो मिस है। ठीक है, तो फिर हम क्या करें उसके लिए जनाब? फिर हम करते ये हैं कि जब हम डेटा रीड कर देते हैं तो डेटा रीड करने के बाद हम जो है ना वो उसका एक फंक्शन कॉल करते हैं। वो फंक्शन क्या होता है? देखिए मैं लिख रहा हूँ न्यू df इक्वल्स टू, और मैंने लिखा df डॉट, और इसका एक फंक्शन होता है ड्रॉप na, यानी कि जो ये ऐसे वैल्यूज है ना जो कि नॉट एप्लीकेबल है, तो वो जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर न्यू अंडरस्कोर df को प्रिंट करवाऊं डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, अब देखेंगे कि वो जो मेरे नॉट अ नंबर थे ना, अब वहां पर वैल्यू मौजूद है। अब आपको NaN कोई यहाँ पर जो है ना वो NaN वाला नंबर अब आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी जगह जो है ना ये जो है ना कोई ना कोई नंबर इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो NaN नंबर इसने किया है, तो क्या नंबर इसने इसके अंदर डाला है? तो ये बेसिकली करता क्या है कि ये करता ये है कि वो जो रॉ है ना जिसमें एक्चुअली हमारे पास NaN था, उसको ये आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा ठीक है। हाँ तो आपने
अब यहाँ पे हम दोनों को कंपैरिजन अगर करके देखें ना, मिसाल के तौर पे ये तो डीएफ हमने प्रिंट करवाई थी ना ऊपर वाली, तो और फिर हमने नीचे वाली भी प्रिंट करवा दी न्यू वाली। तो ऊपर वाली को अगर हम चेक करें तो ऊपर वाली में एन एन कहाँ आ रहा था, जैसे रॉ नंबर 17 में एन एन आ रहा था। अब डीएफ में चले जाते हैं जनाब, न्यू वाली में, और न्यू वाली में 17 पे चेक करते हैं इसने क्या किया। तो देखिए 17 वाली जो रॉ है ना, वो उसने डिलीट कर दी। तो ड्रॉप एन एक्चुअली करता क्या है कि ये जो है ना, वो उस रॉ को डिलीट कर देता है इसमें एन एन वाला नंबर हो। बात समझ में आ रही है? तो उससे रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता फिर। अच्छा, फिर आप ये भी कर सकते हैं, या आप जो है ना वो एक और फंक्शन होता है फिल एन ए, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल एन ए क्या होता है कि मिसाल के तौर पे हम ये वाली लाइन कमेंट कर देते हैं और न्यू डेटा फ्रेम हम बनाते हैं, और इसमें हम कहते हैं कि फिल एन ए। तो फिल एन ए का जो फंक्शन होता है उसमें हम कोई वैल्यू पास करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ 130। तो ये करेगा ये कि फिर वो जहां जहां एन है ना, वहां पर वो एक नई वैल्यू इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो वो एम टी एन नंबर की जगह जो है ना, नई वैल्यू इंसर्ट कर देगा। और फिर आप जब प्रिंट करके देखेंगे तो आपको नजर ये आएगा कि वहां पर 130 है। तो नई वाली जो डेटा फ्रेम है, अगर उसके आप 17th वाली रो में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ इसने क्या इंसर्ट कर दिया, 130 इंसर्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? तो अब ये आपकी मर्जी होती है, आप एवरेज वैल्यू निकाल के वो भी इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर ये वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि मीन मीडियन वगैरह निकाल कर वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर मुझे मीन वैल्यू इंसर्ट करनी है तो बड़ा आसान है, वो उसका आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपके पास ये कॉलम कौन सा है, कैलोरीज वाला कॉलम है ना, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि 130 इंसर्ट करें, आप एक वेरिएबल बना लें और उसमें लिखें डीएफ, और उसमें लिख दें जनाब कैलोरीज, और डॉट मीन। ठीक है, तो आपको मीन वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना वो 130 की जगह क्या कर दें जनाब, सिंपल मीन जो है ना वो ऐड करवा दें। तो अब जहां जहां एन था वहां पर एक्चुअली मीन आ जाएगा। ठीक है, लिहाजा अब अगर आप 17th वाली रो में जाके देखें तो यहाँ पर आपको मीन वैल्यू नजर आएगी, यानी कि 375.790244। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, आप मीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर मीडियन का भी फंक्शन होता है। ये मत पूछिएगा मीन मीडियन क्या होता है, ये आप स्टेटिस्टिक्स की चीजें, क्या आप मोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन मीडियन मोड में से कोई भी जो भी सूटेबल वैल्यू है वो आप इस्तेमाल करके अपने डेटा के अंदर जो अभी एम्प्टी डेटा है उसमें इस्तेमाल करके रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अ, अच्छा, इसमें एक और फंक्शनैलिटी ये भी होती है कि अगर आप फिल करवाते हुए इस तरह लिख देना इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, उससे ये ना नया डेटा फ्रेम नहीं बनाता, बल्कि वो करता ये है कि
उसी डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस कर देता है। यानी आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने न्यू डेटा फ्रेम बनाया था ना, तो आप सिंपली डेटा फ्रेम का फिल एन कॉल कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसको बल्कि मैं डिलीट नहीं करता, कमेंट कर देता हूँ। आप क्या करें कि df डॉट फिल एन कॉल कर लें और उसमें टेक्स्ट भिजवा दें और इसमें लिख दें इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ठीक करेगा ये कि एक नया डेटा फ्रेम नहीं बनाएगा, उसी में चेंजेस कर देगा। तो अब आप देखेंगे कि ये जो डेटा फ्रेम है जो है, जिसमें टॉपें मौजूद थी, आप करवा डीएफ को स्ट्रिंग। तो अब आप देखेंगे कि 17th वाली जो रॉ है उसमें इसने एक्चुअली रिप्लेस कर दी है वैल्यू एन वाली, और ये वैल्यू रिप्लेस हो गई है, और ये डीएफ ही है, डीएफ के अंदर ही चेंजेस हो गए, नया डेटा फ्रेम नहीं बना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप मीन मीडियन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ डेटा इस तरह का मिल गया है ना, जो कि जिसका फॉर्मेट सही नहीं है, गलत फॉर्मेट वाला डेटा आपको मिल गया है, तो वो भी आप इसके अंदर फंक्शनैलिटी होती है, वो रिप्लेस कर सकते हैं आप। मेरी आवाज़ आ रही है? डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया मैं? ठीक है। अच्छा, अब बाज़ अवक़ात ये होता है कि हमारे पास जो है ना वो डेटा कुछ, अच्छा कोई कनेक्ट हो रहा था। ठीक है। अच्छा, बाज़ अवक़ात हमारे पास ये होता है कि डेटा जो है ना उसका फॉर्मेट वगैरह सही नहीं होता, तो हम जो है ना उसके लिए फिर उसका डेटा टाइप वगैरह में कन्वर्जन कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अगर गलत डेटा आ जाए तो उसके लिए हम जो है ना स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कर सकता हूँ कि ये असल में बात हो रही है डेटा क्लीनिंग के ऊपर। आपको लास्ट टाइम मैंने मशीन लर्निंग के अंदर कुछ समझाया था कि डेटा को क्लीन वगैरह करते हैं हम। डेटा जो है ना उसको इस फॉर्म में लाना होता है कि उस पर एनालिसिस कर सकें। तो अब जैसे ही हमारे पास डेटा फ्रेम है, तो मैं इसमें जो है ना इस तरह कर सकता हूँ कि डेटा फ्रेम डॉट लॉक, और फिर मैंने कहा कि जनाब 7, 7 के अंदर जो है वो 7 के अंदर जो कॉलम का नाम है वो है कैलोरीज। और इसमें जो वैल्यू है रखी हुई, हमने वो रखी हुई 375, उसको आप चेंज करके 380 कर दें, और फिर अब जो है ना वो दोबारा से प्रिंट करवा दें डेटा फ्रेम को। इससे ये होगा कि वो उस पर्टिकुलर जगह पे जाके उसको 380 कर देगा। अच्छा, मैंने 7 पे कर दिया ना, 17 पे करना था, लेकिन 7 पे 380 कर दिया इसने। सही है। तो ये तरीकेकार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर डेटा गलत है तो आप इंडेक्स को एक्सेस करके उसमें वैल्यू जो है वो यूज कर लें। फिर इसमें ड्रॉप का फंक्शन होता है, उसकी मदद से आप जो है ना वो रॉ चेंज कर सकते हैं और उसमें वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर फंक्शन होता है कि जिसकी मदद से आप डुप्लीकेटेड डेटा को जो है ना वो
रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप अगर मिसाल के तौर पे इसमें करें ये कि ये जो आपका डेटा फ्रेम है वो आप प्रिंट ना करवाएं, बल्कि प्रिंट करवाने के बजाय आप सिंपली प्रिंट करवाएं df डॉट डुप्लीकेटेड। तो ये करेगा ये कि पूरे डेटा में जो डुप्लीकेटेड डेटा है ना वो प्रिंट कर देगा। तो ये बता रहा है आपको कि जनाब इसमें किस किस के अगेंस्ट जो है ना वो वैल्यू डुप्लीकेटेड है। हाँ, जहाँ फॉल्स आ रहा है इसका मतलब वो डुप्लीकेट नहीं है। जहाँ जहाँ पे ट्रू आता है वहां पे डुप्लीकेटेड है। तो आप डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं बड़े आराम से। आप लिखें df डॉट डुप्लीकेट्स और उससे आपको डुप्लीकेट्स पता चल जाएंगे। या अगर आप ऐसे लिख देना df डॉट ड्रॉप और ड्रॉप अंडर स्कोर डुप्लीकेट्स, तो ये क्या करेगा कि डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। और अगर इसमें आप इन प्लेस टू कर दें इसी डेटा फ्रेम में कर देगा, अदरवाइज कोई नया डेटा फ्रेम बनाकर उसमें कर देगा। तो ये रिमूव कर देगा। तो आप देखें कि अब जो है ना वो डुप्लीकेट निकलने के बाद 162 रह गया, पहले 168 था। तो 6 रोज इसमें ऐसी थी जो कि डुप्लीकेट थी, वो हमने रिमूव कर दी। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई। अच्छा, फिर इसमें पांडास के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कोरिलेशन का। कोरिलेशन का फंक्शन ये होता है कि कॉलम्स के दरमियान अगर हमें कोरिलेशन फाइंड करनी हो तो वो ये हमें बता देती। कोरिलेशन बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। और इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोरिलेशन की वैल्यू बिटवीन कॉलम्स होती है और वो हम निकाल सकते हैं बड़ा आराम से ना। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अगर मैं सिंपली यहाँ पर जो है ना ये इस तरीके से लिखूं एफ डॉट कोरिलेशन और उसको प्रिंट करवा दूं, तो आप देखेंगे कि ये कोरिलेशन प्रिंट कर रहा है। अच्छा, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये वन है, कोरिलेशन अगर वन है तो इसका मतलब बेहतरीन है, ये परफेक्ट कोरिलेशन है। और जितना ये जीरो की तरफ जाती है ना तो वो उसका रिलेशनशिप उतना बुरा होता है। तो आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ड्यूरेशन और ड्यूरेशन का कोरिलेशन बड़ा अच्छा है, लेकिन ड्यूरेशन और पल्स का बहुत बुरा है। इसी तरीके से पल्स और पल्स का तो वन है, अपने आप से तो रिलेशन अच्छा ही है। लेकिन जितना ये जैसे 0.9 जो है ना ये बता रहा है कि ड्यूरेशन और कैलोरीज का कोरिलेशन बड़ा अच्छा है। ठीक है। तो कोरिलेशन फाइंड करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिटवीन डेटा कॉलम्स। तो वो आप सिंपली कोरिलेशन का फंक्शन कॉल करके यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है, 0.5 0.6 भी अच्छा कोरिलेशन हो सकता है। और ये आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े आराम से ना आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। ठीक है। कैसे? उसके लिए आपको मैट प्लॉट लैब की लाइब्रेरी चाहिए होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनाब लिखेंगे इंपोर्ट और मैं यहाँ पे लिखूंगा मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस प्लॉट। तो ये लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ सिंपली सेटिंग्स में जाकर और इंटरप्रेटर में जाकर इसको ऐड करवा लेता हूँ। पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए जी, इंस्टॉल हो गया है। तो इसमें एरर भी आना बंद हो गया है। अब आप ये कर सकते हैं कि ये जो आपने डेटा रीड किया है, तो अब क्या करें कि आप लिखें df डॉट प्लॉट, कॉल कर लें और उसके बाद प्रिंट करवा दें। प्रिंट आप क्या करवाएंगे? प्रिंट आप करवाएंगे, क्योंकि प्रिंट करवाने की जरूरत ही नहीं है। आप लिखें प्लॉट डॉट शो, plt डॉट शो। नाम से क्या है भाई? अच्छा, प्लॉट के नाम से क्या है, तो फिर प्लॉट ही करना पड़ेगा। इसको plt कर लें, प्लॉट का फंक्शन है। plt डॉट शो। चलें कोड को रन करते हैं। तो ये एक प्लॉट बना देगा बिटवीन योर डेटा। देखिए ये दिखा रहा है आपको ड्यूरेशन की वैल्यूज हर टोटल 168 रॉज में किस तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। देखिए ड्यूरेशन की वैल्यूज, फिर उसके बाद ये जो ऑरेंज लाइन है ये पल्स की वैल्यूज दिखा रहे हैं, फिर मैक्स पल्स की वैल्यू है, फिर कैलोरीज हैं। ये कैलोरीज जो है ना, वो मिसाल के तौर पे 100 के बाद कोई रॉ है तो उसकी वैल्यू 1750 तक जा रही है। तो इन चारों कॉलम्स की जो है ना, वो हमने यहाँ पर एक प्लॉट बना लिया है। और प्लॉट के अंदर हमें अंदाज़ा हो रहा है कि बेसिकली डेटा जो है ना वो किस किस्म का है और क्या उसका हिसाब किताब है। तो ये बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है पांडास की, और बड़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल की जाती है। लोग इस्तेमाल करते हैं इसको और इसको यूज़ करते हैं। आप इसकी मदद से जो है ना वो, जैसे ये जो प्लॉट है ये सिंपल प्लॉट है, आप स्कैटर प्लॉट भी बना सकते हैं। उसके लिए करना ये होगा कि आप जो है ना वो जब प्लॉट कर रहे हैं तो उसमें बता दें कि भाई काइंड जो है ना वो स्कैटर है। ठीक है, तो अब जो प्लॉट बनेगा वो स्कैटर प्लॉट बनेगा। अच्छा, इसमें एक्स और वाई कॉलम भी देना होता है। तो जैसे मैंने कहा कि एक्स पे जो है ना वो ड्यूरेशन दिखानी है, और वाई पे जो है वो कैलोरीज दिखानी है। तो वो चार कॉलम्स के हिसाब से तो अब स्कैटर नहीं बन सकता। तो अब ये ड्यूरेशन और कैलोरीज के दरमियान आपको एक स्कैटर प्लॉट नजर आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ भाई। अच्छा, इसी तरीके से इसी आप तरीके चाहें से तो, आप मेरी आवाज मुझे आ रही है, ड्यूरेशन और मैक्स प्लस के दरमियान भी आप प्लॉट बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखें मैक्स प्लस, मैक्स पल्स, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, उस तरह का डेटा आ जाएगा। अगर आप हिस्टोग्राम बनाना चाहें तो आप इस तरीके से हिस्ट लिख दें। तो हिस्टोग्राम जो है ना उसमें फिर आपको
उसकी हिस्टोग्राम मिल जाएगी, लेकिन वो किसी एक कॉलम से रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो आप यूँ कर सकते हैं कि डीएफ, और उसमें आप लिखते हैं मिसाल के तौर पे ड्यूरेशन। तो अब उसका हिस्टोग्राम प्लॉट आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज हैं और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा आई है ड्यूरेशन में। 50 वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, 100 वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, 200 कितनी दफ़ा आई है, जीरो आई नहीं है। मतलब इस तरह का हिस्टोग्राम आप इसमें बना सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइब्रेरी है, बहुत फ्रीक्वेंटली इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको आप लोग देखें और इसको जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैंने पूरा आपको डिटेल से इसमें बता दिया है, तो मेक श्योर कि आप इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लें। और फिर जो है ना वो मज़ीद इसमें हम और चीज़ें भी देखते हैं। तो आज फिर इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हमारी जो क्लास होगी संडे, तो होपफुली वो एनईडी में ही होगी, और उसमें फिर हम जो है ना वो मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो ये जो